डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। बच्चे, आपको पता है कि जब भी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो बीमारी होती है ड्यू टू पैरासाइट्स। ठीक, और पैरासाइट्स कौन से होते हैं? वो वाले ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं फूड और शेल्टर लेने के लिए, और उसकी एंट्री के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, चाहे वो फीवर की फॉर्म में हो। और वो जो पैरासाइट हमारी बॉडी में आता है वो हमारी बॉडी को डैमेज करता है, ठीक, टू स्मॉलर एक्सटेंट और लार्जर एक्सटेंट। ऐसी कंडीशन में जब पैरासाइट हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा होता है तो हम उसे डील कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि इंफेक्शन होगी हुई है और इस इंफेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक ली जाती है। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखवाते हैं और उस एंटीबायोटिक से उस पर्टिकुलर डिजीज को क्योर किया जाता है। ये तो था कि अगर बाहर से पैरासाइट आए, हमें बीमारी हो, तो उसका क्योर कैसे किया जाएगा। नो, अब सोचिए कि हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटी होती है और वो एबनॉर्मलिटी किसी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एंट्री से नहीं, बट जीन के बदलाव से होती है। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए? बिकॉज एंटीबायोटिक जो है वो म्यूटेंट जीन को तो ठीक कर नहीं सकती, और अगर जीन में प्रॉब्लम आ जाए तो उसका कोई क्योर इतना खास अवेलेबल है भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? हम लोग अप्लाई करते हैं जीन थेरेपी। क्या होता है जीन थेरेपी? कब ये किस पेशेंट में डिस्कवर हुई और कितने टाइप की होती है जीन थेरेपी, क्या इसका प्रोसीजर है, वो सब कुछ इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर जीन है जो खराब हो चुका है और ये उसे काट के निकालने की कोशिश करे। तो ये एनिमेशन है जो छोटी सी पिक एक बेहद ज्यादा चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इनडायरेक्टली ये दिखा रहा है कि भाई जीन थेरेपी में जो डिफेक्टेड जीन है, जो म्यूटेंट जीन है, उसे हम निकाल देते हैं और उसके बदले कोई नया जीन डाल देते हैं। तो ये जो आपको फोर्स है और ये कटर दिख रहा है, हम ऐसे तो जीन को नहीं काटते, बट एक रिप्रेजेंटेशन है और ये प्रेजेंटेशन है कि जीन थेरेपी क्या होती है। चलिए हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो जीन थेरेपी क्या हुआ? इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ म्यूटेंट जीन। म्यूटेंट जीन क्या होता है कि जो नॉर्मल जीन है, अगर उसके अंदर कोई चेंज आ जाए और वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग बंद कर दे, इंस्टेड या तो वो बिल्कुल फंक्शन ना करे या वो फंक्शन को कम कर दे या फिर कुछ एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनाए, उसे हम म्यूटेंट जीन कहते हैं। राइट? सोचिए कोई जीन है और वो इंसुलिन बना रहा था, और ये जो जीन है जो इंसुलिन बना रहा था, अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो हो सकता है अब ये इंसुलिन बना रहा है लेकिन लो लेवल का बना रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि ये इंसुलिन बनाना ही बंद कर गया हो। ठीक, तो वो वाला जीन जिसमें बदलाव आ जाए, जिसकी वजह से या तो उसकी फंक्शनिंग कम हो जाए या उसकी फंक्शनिंग टोटली बंद हो जाए, और हो सकता है अब ये जीन इंसुलिन की जगह कोई और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। ठीक, ऐसी कंडीशन को हम म्यूटेंट जीन कहते हैं। तो कहता है कि जीन थेरेपी में हम लोग म्यूटेंट जीन मतलब एबनॉर्मल जीन को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं विद वाइल्ड। वाइल्ड को मतलब नॉर्मल जीन इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। सो जीन थेरेपी में क्या किया जाता है? एबनॉर्मल जीन को निकाला जाता है और उसके बदले में नॉर्मल जीन को डाला जाता है। अब आपको पता है कि जीन कहां पे होता है? डीएनए में। डीएनए किसमें होता है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहां पे अवेलेबल है? क्रोमोसोम आर अवेलेबल इन द न्यूक्लियस। अगर ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। राइट? Gene therapy uses genetic material to halt the progression of a disease or cure a genetic defect. ठीक, तो
कहता है कि जीन थेरेपी में क्या किया जाता है कि डिफेक्टेड जीन को निकाला जाता है कि जो एबनॉर्मलिटी बॉडी में बढ़ती जा रही है उसे हार्ड कर सके, उसे रोक सके उसकी प्रोग्रेशन को। बट इंसर्टिंग अ जीन इज नॉट एज सिंपल एज स्वेलिंग अ पिल और रिसीविंग एन इंजेक्शन। कहता है कि जीन थेरेपी इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई जीन निकालो और उसके बदले दूसरा जीन डालो। ये इतना आसान नहीं है कि जैसे आपको बीमारी हुई और आपने टैबलेट खाई और आराम से टैबलेट ने असर कर दिया। इट्स ए क्वाइट टफ प्रोसेस। अब जीन थेरेपी का केस कब रिप्रेजेंट हुआ? इन 1990 में एक 4 साल की लड़की थी जिसका नाम था अशांतिका डिसिल्वा। ठीक है, तो नेचुरली मैंने इसकी फोटो तो लगाई नहीं, लेकिन इसे एनिमेशन में दिखाया हुआ है। एक 4 साल का छोटा बच्चा था, तो वो जब अपने आप को चेक करवाने के लिए आता है, बिकॉज वो मोस्टली बीमार रहती थी, उसे जब भी इंफेक्शन हो जाए वो ठीक नहीं होती थी। तो क्या हुआ कि पता चला कि एट द टाइम ऑफ बर्थ उसे एक जो है सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज थी। अब सीवियर का मतलब बड़ा ज्यादा, कंबाइंड मिला जुला, अमीनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम की कमी हो जाना। तो बेहद ज्यादा इम्यून सिस्टम की कमी हो जाना ये उसकी बॉडी में हो रहा था। उसकी बॉडी में क्या हो रहा था कि जो इम्यून सिस्टम है जो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्शन देता है, देखो हमें कोल्ड होता है, हम धीरे धीरे खुद ठीक हो जाते हैं। छोटी मोटी अगर हमें पस वगैरह पड़ती है ड्यू टू इन्फेक्शन होता बैक्टीरिया और वायरस और समथिंग एल्स, तो वो अपने आप रिकवरी हो जाती है। तो कैसे होती है? बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम उससे डील करता है। तो कहता है कि जिस बच्चे में इम्यून सिस्टम ही कोलैप्स हो रहा हो, जिस बच्चे में इम्यून सिस्टम ही बेहद कम हो, तो वो बच्चा क्या रहेगा? बीमार रहेगा। तो देखा गया कि उसमें कौन सी कंडीशन है? सिड की कंडीशन है, सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज है उसमें। और ये डिजीज क्यों होती है? ड्यू टू द लैक ऑफ एडिनोसाइन डीअमाइनेज, जिसे हम एडीए लिखते हैं। तो एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम इसमें मिसिंग है। जब कोई एंजाइम मिसिंग हो हम उसे माइनस के साइन से रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो अमीनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम है ये एसेंशियल होता है, जरूरी होता है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द लिम्फोसाइट सेल्स और डब्ल्यूबीसी सेल्स। ठीक है, तो अगर ये वाला एंजाइम मिसिंग होगा तो लिम्फोसाइट सेल्स और डब्ल्यूबीसी सेल की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती। और नेचुरली आपको पता है कि हमारे इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी सेल की बदौलत ही बना हुआ है। ठीक, अब जिसकी वजह से क्या होता है कि टी सेल डाइड ऑफ हो जाते हैं, लीविंग हर अनएबल टू फाइट इंफेक्शन। नेचुरली बात है एडिनोसाइन डीअमाइनेज जीन नहीं होगा तो डब्ल्यूबीसी सेल्स कम हो जाएंगे, नहीं के बराबर। और अगर डब्ल्यूबीसी सेल्स नहीं होंगे तो इंफेक्शन से फाइट करने वाला कोई चीज नहीं होगी। और अल्टीमेटली क्या है कि उसे प्रोलॉन्ग डिजीज होगी, फ्रीक्वेंट डिजीज होगी, बिकॉज उसमें वो वाली चीज ही नहीं है जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इंजेक्शन ऑफ सिंथेटिक एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम हेल्प बट ओनली टेम्परेरी। कहते हैं ऐसे पेशेंट में अगर आप इंजेक्शन लगाते रहो कि भाई आपकी बॉडी तो एडिनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम बना नहीं रही, तो हम आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन इंजेक्शन आपका जो एंजाइम है वो उसका परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं। ठीक है, तो आप एंजाइम को इंजेक्ट करोगे, एंजाइम काम करेंगे, बाद में एंजाइम जब से ही खत्म हुए, खत्म मतलब फंक्शन बंद हुआ, तो उसके बाद फिर से वो ग्रस्त हो गया इस बीमारी से। ठीक, तो डॉक्टरों ने क्या डिसाइड किया, कब? जब 1990 का केस आया कि क्यों ना हम एक हेल्दी एडिनोसाइन डीअमाइनेज जीन को इसके ब्लड सेल में डाल दें यूजिंग अ डिसेबल्ड वायरस दैट कैन नॉट स्प्रेड इन द बॉडी। ठीक, तो इन्होंने क्या सोचा कि कहते हैं कि अगर तो हम एंजाइम डालते रहेंगे तो ये परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं, तो हम क्या करें? तो इनके लिए एक ही चीज थी कि हम एक काम करते हैं कि एक वायरस लेते हैं और वो वायरस क्या करेगा, वो वायरस में हम लोग उस जीन को डाल देते हैं, ये वायरस जाएगा इसकी बॉडी में और इस वायरस की खासियत है ये पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं। दूसरा, इस वायरस की खासियत है कि अगर ये वायरस डिजीज काज कर सकता है, उस डिजीज काज करने की कैपेबिलिटी को हमने पहले ही खत्म कर दिया होगा। तो नंबर 1, ये वायरस डिजीज नहीं काज कर सकता।
नंबर 2, ये पूरी बॉडी में फैलता नहीं, ये पर्टिकुलर जगह पे जाएगा जहां हम चाहते हैं। और क्या लेके जाएगा? डिजायरेबल जीन, एक फंक्शनल जीन बॉडी के अंदर। ठीक, देयर सक्सेस पर मोर ट्रायल इन द 1990s for the same form of SID. Now in her 30s, DeSilva is active in the rare disease community. तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जिसके अंदर हमने ये रिट्रोवायरस के थ्रू जीन डाला हुआ था, वो लड़की जो है आज के टाइम पे 30s की एज में है और वो नॉर्मल है, प्रॉपर अपनी लाइफ को गुजार रही है। राइट, इन 1990s focused on severe combined aminodeficiency X1, another form of SID linked to the X chromosome. तो देखिए जो severe combined aminodeficiency है, इसके 2 केस हैं। पहला केस जो एंजाइम के ना होने की वजह से है, और दूसरा केस वो वाला है जो X लिंक से कंसर्न है, मतलब X क्रोमोसोम से कंसर्न है। ठीक है, तो ये दूसरा केस है। दे रिपोर्टेड द फर्स्ट cure in 2000, but within several years 5 of the 20 treated children developed cancer. तो वो क्या कहते हैं कि भाई जब X लिंक्ड वाली कंडीशन हमारे सामने आई कि जिस बच्चे में एक X क्रोमोसोम है, उस X क्रोमोसोम में कोई जीन म्यूटेट कर रहा है जिसकी वजह से सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज हो रही है, जब इन पेशेंट में नॉर्मल जीन डालने की कोशिश की गई तो थोड़ी देर तो ये बच्चे ठीक हो गए, लेकिन थोड़े ही सालों के अंदर इन बच्चों में मतलब 20 ऐसे ट्रायल थे, 20 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको कैंसर हो गया। ठीक, द वायरल वेक्टर दैट डिलीवर द जीन टू देयर टी सेल हैड आल्सो एक्टिवेटेड एन ऑन्कोजीन, जिसकी वजह से उनको ल्यूकेमिया हो गया। और ये ल्यूकेमिया क्यों हुआ? बेसिकली क्या है कि हमारे जो क्रोमोसोम है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स क्रोमोसोम की बात ही की जाए तो हमारे क्रोमोसोम के बीच में जीन होता है जिसे बोला जाता है ऑन्कोजीन। हर एक की बॉडी में है, मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में, जितने भी ह्यूमन है सबकी बॉडी में। इस ऑन्कोजीन की खासियत होती है कि कैंसर काज कर सकते हैं। नॉर्मली ये साइलेंट रहते हैं। साइलेंट का मतलब ये काम ही नहीं करते हैं। क्योंकि हमने बाहर से एक वायरस भेजा, उस वायरस के अंदर वो जीन भेजा, वो जीन कुछ ऐसी चेंज कर देता है उस ऑन्कोजीन के पास आकर। लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑन्कोजीन, इट्स एन एग्जांपल। इसके पास हमने इंसर्टेड जीन डाल दिया जो नॉर्मल वाला था। ठीक, तो इसने क्या किया? इसने ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर दिया। वो ऑन्कोजीन जो नॉर्मली साइलेंट रहता है, कोई काम नहीं करता, वो फॉरेन जीन की वजह से एक्टिवेट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कैंसर डेवलप कर दे। क्योंकि ऑन्कोजीन क्या करवाता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। ऑन्कोजीन एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो लगातार डिवीजन ऑफ द सेल करवाता रहता है। दैट इज व्हाई ऑन्कोजीन सपोज्ड टू बी रिमेन साइलेंट। लेकिन अगर कोई उनको जगा दे, उनको एक्टिवेट कर दे, तो उस पेशेंट को कैंसर होना स्वाभाविक है। तो कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी जीन थेरेपी में कि बड़े सारे ट्रायल तो ठीक रहे, लेकिन कई ट्रायल में क्या हुआ कि जो बाहर से जीन भेजा उसने ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर दिया। अब बाहर से जीन आया, उसने ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कैसे किया? उसका रीजन ये है कि जब भी आप बाहर से कोई जीन भेजते हो तो वो क्या है, मैंने पहले बोला, ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। हो सकता है जो आपका जीन आया है उससे क्या पता कि डिफेक्टेड जीन यहाँ थे, तो वो कहीं भी अटैच हो सकता है, वो यहां भी अटैच हो सकता है, वो यहां भी अटैच हो सकता है, कहीं पे भी। एंड लेट्स सी अगर वो ऑन्कोजीन के आसपास उस जगह पे अटैच हो जाता है जिस जीन का प्रोडक्ट ऑन्कोजीन को साइलेंट कर रहा था, तो अब क्या ऑन्कोजीन को साइलेंट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगर मोर क्लियरली आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ये थी पोजीशन ऑन्कोजीन की, और इस ऑन्कोजीन को साइलेंट करने वाला जीन लेट्स से यहाँ पे था, एक एग्जांपल है, लेट्स से यहाँ पे था, तो ये एक प्रोडक्ट बना रहा है जो ऑन्कोजीन को साइलेंट कर रहा है। अब ऑन्कोजीन साइलेंट है तो ऑन्कोजीन कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा जिसकी वजह से कैंसर हो सके, राइट। लेट्स से आपने जो बाहर से जीन भेजा वो जीन आ गया और उसने इस जीन के ऊपर हमला बोल दिया, मतलब इसे खत्म करके खुद यहां पे इंसर्ट हो गया। अब ये जीन
जो पहले एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा था ऑन्कोजीन को साइलेंट करने के लिए, अब ये जीन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा। अगर वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा तो ऑब्वियसली बात है ये साइलेंट नहीं रहेगा, अब ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो कि कैंसर काज कर देगा, राइट। तो अब साइंटिस्ट के लिए परेशानी ये आ रही थी कि अगर हम जीन थेरेपी यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक भी हो जाए और प्रोबेबिलिटी है कि वो इससे भी वर्स्ट कंडीशन में पहुंच जाएगा। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी कितने टाइप की होती है? एक है सोमैटिक, दूसरी है जर्म जीन थेरेपी। सोमैटिक का मतलब जो आपकी बॉडी के सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, अदर देन जर्मिनल सेल, हाथ पांव मुंह नाक अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, दिस आर ऑल सोमैटिक। जर्मिनल हो गया टेस्टिस वगैरह, ठीक है, जहां से स्पर्म प्रोडक्शन हो सके, ओवम प्रोडक्शन हो सके फ्यूचर जनरेशन बनाने की। तो कहता है कि अगर हम लोग सोमैटिक सेल को यूज करें, टारगेट करें, तो सिर्फ कंसर्न पेशेंट ठीक हो सकता है। सोचिए कि अगर मुझे डायबिटीज हो जाती है, जब मेरी मदर को डायबिटीज है लेट्स से, तो अगर उनमें मैं एडेनोसाइन डीअमाइनेज एंजाइम इंसर्ट करवा दूं उनकी बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल में, ठीक है, तो मेरी मदर तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उनकी अगली जनरेशन में डिफेक्टेड जीन ही जाएगा, क्योंकि जर्मिनल सेल में हमने बदलाव नहीं लाया, हमने सोमैटिक सेल के अंदर बदलाव लाया। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में सिर्फ पेशेंट ठीक होता है, उसकी अगली जनरेशन की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज उसकी अगली जनरेशन के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल है उसमें हमने कोई बदलाव नहीं लाया। लेकिन जर्म जीन थेरेपी में क्या है कि हम उसके जर्म सेल के ऊपर फोकस करते हैं। वे पेशेंट को जो हुआ सो हुआ है, इसके जर्म सेल को ठीक कर दिया जाए ताकि आगे जाके जो बच्चे हो उनमें ये प्रॉब्लम ना आई जाए, राइट। ये है केस नंबर 2, बॉर्न इन 2010, एक्स लिंक्ड सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी डिजीज था इसे, जिसका नाम था अगस्तीन, ठीक है। तो इसने कुछ महीने अपने आइसोलेशन में गवाए और फिर आज के टाइम पे फर्स्ट पेशेंट है टू रिसीव जीन थेरेपी एट बॉस्टन चिल्ड्रन एंड टुडे इज एन एक्टिव 5th ग्रेड सॉकर एंड टेनिस प्लेयर। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? ये है अगस्त, ये अगस्तीन, जिसे एक्स लिंक्ड सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी थी, जो आज के टाइम पे परफेक्टली काम कर रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, क्योंकि ये ठीक हो चुके हैं। और इसमें क्या फर्क है? ये वो वाला पेशेंट था जिसमें एडिनोसाइन डीअमाइनेज की कमी की वजह से सिड हुआ था, और ये वो वाला पेशेंट है जो एक्स लिंक्ड कंसर्निंग सिड वाला पेशेंट था। तो दोनों में वेरिएशन है, एक एंजाइम की वजह से, दूसरा क्रोमोसोम की वजह से। नो जीन थेरेपी के बारे में हमने बड़ा कुछ पढ़ लिया कि भाई डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस किया जाता है, नॉर्मल जीन को डाला जाता है। अब देखेंगे एक्चुअल प्रोसेस होती कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेशेंट के कुछ सेल्स को निकाल लेते हैं, पर्टिकुलरली उसके स्टेम सेल। स्टेम सेल हैज द कैपेबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग, और वो किसी भी और सेल को बनाने की क्षमता रखते हैं। अब स्टेम सेल ले लिया, दूसरा हमने एक वायरस लिया हुआ है जिसको हमने अल्टर कर दिया, मतलब जिसकी कैपेबिलिटी टू कॉज द डिजीज हमने खत्म कर दी हुई है, वो लिया हमने और उसके अंदर डिजायरेबल जीन इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो वायरस और वायरस के अंदर वो नॉर्मल वाला जीन डाल दिया है। अब अल्टर वायरस को हम पेशेंट के सेल्स के साथ मिक्स कर देते हैं। चूंकि ये वायरस है, ये खुद उसके सेल के अंदर चला जाएगा, राइट। और ये खुद पूरा तो जाएगा नहीं, ये अपना जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर इंसर्ट कर देगा। और वायरस जब भी अपना जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल के अंदर इंसर्ट करता है, तो उसके जेनेटिक मटेरियल की कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद ब खुद हमारे क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाए, चाहे वो कोई भी वायरस होगा। तो लेट्स से ये अल्टर वायरस पेशेंट के सेल्स के साथ मिक्स किया,
उसका जो डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल था, वो हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ मिक्स हो चुका है, जो कि ब्लू कलर के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब उसका जो जीन है, जो हमने डेरिवेटिवली भेजा हुआ है, वो हमारे क्रोमोसोम के जीन के साथ मिक्स हो चुका है, इवन ज्वाइन भी हो चुका है। अब उसमें क्षमता है डिजायरेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की। हम उनके सेल को इंजेक्ट कर देते हैं, वो हमारे सेल हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और फिर ये देखिए ये सेल है हमारी बॉडी में आ चुके हैं और वो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, राइट। तो किया क्या गया कि पेशेंट है, लेट्स से कोई पेशेंट है जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो आज के टाइम पे हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो अगर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाए तो हम क्या करेंगे, किसी और पेशेंट से हम लोग एक नॉर्मल इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन निकालेंगे, और वो जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है नॉर्मल पर्सन का, उसे हम डालेंगे एक रेट्रोवायरस में, और यू कैन से एक वायरस में, क्योंकि यहाँ पे वायरस लिखा हुआ है, रेट्रोवायरस नहीं लिखा, उस वायरस में डालेंगे। क्योंकि ये वायरस है, इसकी क्षमता है सेल के अंदर जाने की, लेकिन हमने इस वायरस को डीएटोनेट कर रखा हुआ है, इनएक्टिवेट करके रखा है कि ये हमारी बॉडी को डिजीज ना काज करे। तो ये क्या करता है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ इंसर्ट कर देता है। लेट्स से अगर ये हमारा डीएनए है, तो वायरस का डीएनए यहां पे जाके अटैच हो जाएगा, राइट। अब वायरस के अंदर कौन सा जीन था जो हमने भेजा, और वो कौन है, इंसुलिन वाला। अब वायरस ने क्या किया, वो इंसुलिन वाला जीन हमारे जीन के साथ जाके जोड़ दिया, और वो वाला सेल जिसके अंदर ये है, उस सेल को हमने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। चूंकि ये स्टेम सेल है, इसकी खासियत है दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग, तो ये बॉडी में डिवाइड करते ही जाएंगे, और इस सेल की बड़ी सारी कॉपी प्रोड्यूस होती जाएगी। अब ये सेल वो वाले बन चुके हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब पेशेंट जो पहले डायबिटिक था, अब वो डायबिटिक नहीं रहेगा, बिकॉज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ जीन थेरेपी। तो बच्चे, जीन थेरेपी प्रीडोमिनेंट क्यों नहीं है? अब जीन थेरेपी में हमें लगता है कि ये जो क्यूर है, बड़ी सारी डिजीजेस को ठीक कर सकता है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा इसका प्रभाव क्यों नहीं है? सबसे पहले इसका रिस्क फैक्टर देखा जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो हम जीन डालेंगे इसकी गारंटी नहीं है कि वो नॉर्मल, जो अदर नॉर्मल जीन है उनको ये छेड़ेगा नहीं, बिकॉज ये कहीं भी अटैच हो सकता है, राइट। दूसरा, ये प्रोसीजर काफी कॉस्टली है। आज के टाइम पे देखा जाए तो एक नॉर्मल जीन डालना होगा तो वो 20-25 लाख से कम नहीं होगा। एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो कौन इसकी ट्राई करेगा? एक तो ये कि ये काफी महंगा है, और दूसरा रिस्क फैक्टर से भी एसोसिएटेड है। दैट इज वाई इसके ट्रायल लगातार किए जा रहे हैं, ताकि ये स्पेसिफिकली उसी साइट में जाए यहाँ पे डिफेक्टेड जीन है, और उसको रिप्लेस करके खुद अपनी जगह ले ली। क्योंकि ये ट्रायल बेसिस के ऊपर है और लगातार फंक्शनिंग हो रही है, हो सकता है कुछ ही सालों में इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट भी आ जाए। तो डेट वाज ऑल अबाउट जीन थेरेपी। आज आपने पढ़ा कि जीन थेरेपी होता क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टेड जीन विद द नॉर्मल जीन, किस तरीके से ये किया जाता है वो भी हमने प्रोसेस समझी, कितने टाइप्स का होता है वो भी हमने पढ़ा, चाहे वो सोमैटिक है, चाहे वो जर्माइनल है, चाहे वो एंजाइम के मिसिंग होने की वजह से है, चाहे जीन में डिफेक्ट होने की वजह से है। Anywho, that was all about gene therapy. Hopefully आपको समझ आ गई होगी। Thank you.